28 अप्रैल 2003 जसवंतपुरा जिला अजमेर राजस्थान शाम के 5:15 सावर पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉल आती है जिसमें एक बंदा बहुत ही घबराए हुए टोन में बताता है कि बनास नदी के किनारे सूखे हुए तल पर एक कटा हुआ सर मिला है। वहां का एचएम इंचार्ज उस बंदे से उसका नाम पूछने ही वाला था कि उसने फोन काट दिया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंचे। बनास नदी बिल्कुल सूखी पड़ी थी और उसके किनारे पर पिलर नंबर 11 पर एक कटा हुआ सर पड़ा था। उस सर को जब करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि उस हेड को बुरी तरह से जलाया गया है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन छुपाई जा सके, यह पता न चले कि वो शख्स था कौन। घटना स्थल पर जब पूरा गांव पहुंचा तो सबकी सांसें सूख गई थी और उनकी आंखों में डर का माहौल साफ साफ नजर आ रहा था। वहां के इंचार्ज एसएचओ सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने देखा नदी के सूखे हुए तल पर पिलर नंबर 11 पर एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। साथ ही एक जूट की बोरी और प्लास्टिक का थैला भी मिला जिस पर गाढ़ा खून लगा हुआ था। लेकिन सवाल यह था, आखिर उस कटे हुए सर का धड़ कहां है, यानी उसके नीचे वाली बॉडी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके देख सकते हो क्योंकि हमारी स्टोरी बोलने का तरीका ही कुछ इस तरह का है कि सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा। हाँ, लास्ट वाले ट्रू स्टोरी एपिसोड में कुछ शिकायतें और रह गई थी कि भाई अभी भी साउंड इफेक्ट्स कुछ ज्यादा हैं, तो आज ट्राई करूंगा कुछ और साउंड इफेक्ट्स कम करने की, तो स्टे ट्यून्ड। उस पूरी बॉडी की तलाश में पुलिस चारों ओर फैल गई। वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर पुलिस को खून से लथपथ एक फुल स्लीव शर्ट, एक पिल्लो कवर, एक प्लास्टिक टेबल कवर और 2 प्लास्टिक के गट्टे मिले। अब ये सब कुछ चल रहा था कि तभी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को वायरलेस रेडियो पर खबर मिली कि बजरंग नाई नाम के बंदे के कुएं में एक गठड़ी तैर रही है जिसमें से अजीबोगरीब सी स्मेल आ रही है। जिसके बाद पुलिस वालों ने गांव वालों की सहायता के साथ एक रस्सी बांधकर लोहे के हुक के साथ उस गठड़ी को बाहर निकाला। गठड़ी को बाहर निकालते ही जो उन्होंने देखा और जो गांव वालों ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब उसे खोलकर देखा गया तो उसमें 2 चादरें आपस में बंधी हुई थी और जब उन चादरों को खोला गया तो उसमें से निकला एक व्यक्ति का नंगा शव। वो शव जगह जगह से बुरी तरह से जला और कटा हुआ था, लेकिन उसका सर गायब था। यही नहीं, उस शव में से, अब मैं कैसे बोलूं, उसकी आंतें बाहर निकली पड़ी थी और बहुत ही तेज और गंदी बदबू आ रही थी। यह माहौल देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और लोग उल्टियां करने लगे। जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला वो कटा हुआ सर और धड़ एक ही बंदे का था, ना कि कोई अलग अलग व्यक्ति का। देखिए, अब पुलिस वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि वो धड़ और सर किसका था, तो आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जो उस बॉडी के पास से सबूत मिले थे वो उन्होंने एविडेंस रूम में जमा करवा दिए। वो बॉडी किसकी थी पुलिस को कोई पता नहीं चला क्योंकि किसी ने भी आसपास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। घटना के 4 दिन बाद यानी 3 मई 2003 पुलिस ने लोकल अखबार वालों को बुलाया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि उन्हें फलानी जगह पर एक अडल्ट मेल की बॉडी मिली है, वो भी पूरी तरह से जली हुई, जिसका सर कटा हुआ था, शरीर अलग और सर अलग। लेकिन पुलिस ने एक और चीज बताई कि जो जला और कटा हुआ सर हमें मिला था उसकी लेफ्ट आई के नीचे एक स्टील की तार लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसकी कोई फेशियल सर्जरी हुई थी। अब इस बात को ध्यान से याद रखना, भूलना मत, क्योंकि यह स्टील की तार जो लेफ्ट आई के नीचे थी यह इस कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। भूलना मत, याद रखना। खैर, इस कहानी को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं लिटरली उसे सुन आपको बेचैनी सी होने लगेगी और पसीना आने लगेगा। और अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, इस कहानी को प्रिडिक्ट करिए, अच्छे से कोशिश करना। खैर, आपकी सारी प्रिडिक्शन धरी की धरी रह जाएगी। आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होगा? क्या आप आज की कहानी को प्रिडिक्ट कर सकते हो? शायद नहीं, लेकिन आप प्रोबो ऐप पर प्रिडिक्ट भी कर सकते हो और पैसे भी अर्न कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और सिर्फ यस और नो में जवाब देकर पैसे अर्न करो। प्रोबो है इंडियाज फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप और इसमें आप अपने इंटरेस्ट और नॉलेज की कैटेगरी के क्वेश्चन चुनकर अपना ओपिनियन दे सकते हो, लाइक क्रिकेट, क्रिप्टो, यूट्यूब या
मूवीज। दोस्तों लास्ट इंडिया के मैच में मैंने ओपिनियन दिए और लाखों रुपए जीते, और अभी तो यहाँ ऑफर चल रहा है 5 iPhone 15 Pro Max जीतने का। अब जैसे यहाँ इंटरटेनमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन आ रखा है कि क्या स्त्री 2 मूवी 500 करोड़ या उससे ज्यादा कमा पाएगी। अगर आप क्वेश्चन में श्योर हो तो क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब आप सोचोगे पैसे तो ऐप में ही रहेंगे। अरे नहीं भाई, आप आराम से अनलिमिटेड डिपॉजिट के साथ साथ अनलिमिटेड विड्रॉ भी कर सकते हो थ्रू यूपीआई, पेटीएम, आप जिससे भी चाहो। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रोबो ऐप पर ट्रस्ट करते हैं। यू कैन टू। जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड इट नाउ। देखिए, जसवंतपुरा से 120 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी मार्वल मार्केट है किशनगढ़, और किशनगढ़ में ही रहता था एक शख्स जिसका नाम था भवानी शंकर शर्मा, जो कि मार्बल व्यापारी था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था। उसकी जगह उसकी बीवी निधि शर्मा ही गोडाउन में आ रही थी। ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये है भवानी शर्मा और उसकी बीवी निधि शर्मा। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि भवानी और उसकी बीवी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। भवानी अपनी बीवी के साथ किशनगढ़ में अपने माँ बाप से अलग रहता था। भवानी और उसकी बीवी की अक्सर इस बात से लड़ाई होती थी कि वो अपने पेरेंट्स से इतना चिपकू चिपकू क्यों है, और जब भी वो अपने माँ बाप को मिलने जाता तो उनमें इस बात को लेकर झगड़ा हमेशा होता ही था। वो उसे रोकती है, टोकती है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ क्यों नहीं देते। महीने में एक आध बार मिल लिया, लेकिन हर बार तुम्हारी यही कहानी है। इस बात के चलते घर में हमेशा छोटा मोटा क्लेश का माहौल बना ही रहता था। भवानी एक तरह से जिंदगी जी नहीं बल्कि काट रहा था, और इसी वजह से उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी और वो दुखी रहने लगा था। लेकिन इन सब के चलते भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। वो एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। 25 अप्रैल 2003 ये वो तारीख थी जब भवानी शर्मा लास्ट बार अपने माँ बाप से मिलने आया, और घर वापस पहुंचकर उसने अपने पिता को कॉल भी लगाया कि हाँ मैं घर पहुंच चुका हूं। लेकिन इस कॉल के बाद कभी भी भवानी ने अपने माँ बाप को कॉल नहीं किया, ना कोई फोन, ना उसका वहां कोई आना जाना। उसका पिता दुर्गा प्रसाद और माता भवरी देवी इसी बात को लेकर काफी टेंशन में थे कि हमारा बच्चा हमें कॉल क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने दिनों तक बातचीत ना हुई हो। पूछताछ करने पर भवानी शंकर के पिता को यह भी पता चला कि उसका बेटा काफी दिनों से गोडाउन में या काम में या ऑफिस नहीं आ रहा, उसकी जगह उसकी बीवी निधि ही आ रही है। तो दुर्गा प्रसाद अपनी बहू को कॉल लगाकर पूछता है कि भवानी कहाँ है। उसका कॉल भी नहीं आता और वो ऑफिस भी नहीं जा रहा। लेकिन निधि उन्हें पलटकर जवाब देती है कि अगर आपको ज्यादा ही टेंशन हो रही है तो आप खुद आ जाइए गोडाउन पर, लेकिन घर पे मत आइएगा, मैं आपकी सेवा करने के लिए नहीं बैठी। दुर्गा प्रसाद को अपनी बहू से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, तो वो अपने जानकारों और रिश्तेदारों से भवानी का पता लगाने को कहता है। सभी ने काफी कोशिश की, लेकिन किसी को भी भवानी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और निधि शर्मा, जिसे शायद ये पता हो सकता था कि वो कहाँ है, उसने चुप्पी साध के रखी हुई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उसे ढूंढ नहीं रही थी। वो उसे ढूंढ रही थी, पर वो अपने ससुराल वालों से मदद नहीं मांगना चाहती थी। 4 मई 2003 दुर्गा प्रसाद के घर पर एक अखबार वाला अखबार फेंकता है, पर वो उसे पढ़ने से पहले चाय मंगवाता है, क्योंकि उसे अखबार पढ़ने के साथ चाय की चुस्की लेने में मजा आता था। दुर्गा प्रसाद की बीवी उन्हें चाय लाकर देती है। उसने चाय की चुस्की ली और अखबार को अनफोल्ड किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अखबार के फ्रंट पेज को पढ़ा तो वो चाय उनके हाथ से नीचे गिर गई। दुर्गा प्रसाद जी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए और वह दिल को पकड़कर कुर्सी पर गिर गए और उनको बहुत बेचैनी सी होने लगी। लेकिन उन्होंने अखबार में ऐसा पढ़ क्या लिया था जिसे पढ़ ये सब हो गया। अब मैं आपको वो फ्रंट पेज पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज की ताजा खबर, सावर पुलिस को एक जला और कटा हुआ सर मिला, जिसकी लेफ्ट आंख के नीचे लोहे की तार लगी हुई थी। वहीं मृतक की दाहिनी कलाई पर एक मोली का धागा भी बंधा हुआ था, कुछ इसी तरह से जैसे ये राखी बंधी हुई है। जैसे ही दुर्गा प्रसाद ने ये न्यूज पढ़ी तो उसे ये आभास होने लगा कि हो ना हो उसके बेटे के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, और शायद ये बॉडी उसके बेटे की ही है, क्योंकि उनके बेटे भवानी शंकर के भी लेफ्ट आंख के नीचे इसी तरह का स्टील का वायर लगा हुआ था। दरअसल भवानी शंकर का अपनी जवानी में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक सर्जरी के बाद ये तार उसे लगाया गया था। ये न्यूज पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद ने अपने तीनों बेटों और दामाद और अपनी बहू निधि शर्मा को भी फोन लगाया और उस खबर की जानकारी उन्हें साझा की। सभी दुर्गा प्रसाद के घर आ गए ताकि वो पुलिस स्टेशन जा सके। अब सबके दिल की धड़कनें
बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले दुर्गा प्रसाद जी अपनी बहू निधि शर्मा के घर पहुंचे। निधि ने उनके साथ जाने से पहले घर के हर कमरे को ताला लगाया और चाबियां साथ ले गई। जब पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंची तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा भवानी शर्मा पिछले 8 दिनों से लापता है। दुर्गा प्रसाद ने पुलिस वालों को अखबार में छपे उस न्यूज और स्टील वाली तार के बारे में बताया और उस लाश को देखने की मांग की। तो पुलिस वालों ने दुर्गा प्रसाद से कहा कि देखिए, लाश पूरी तरह से गल चुकी थी, जिसके चलते हमने उस लाश का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। अब पिता दुर्गा प्रसाद बहुत ही टेंशन में था कि वो कैसे पहचान करे कि वो बॉडी उसके बेटे की ही थी। सभी रिश्तेदारों के गले सूखे पड़े थे। वो सब ये सुनना चाहते थे कि वो बॉडी उनके प्यारे भवानी की ना हो। उधर भवानी की बीवी बिल्कुल रिलैक्स पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई थी। उसके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। वो बस सबको टकटकी लगाकर देखे जा रही थी। उसने सोचा कहां गया होगा, नहीं मरा होगा, आ जाएगा। तभी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बोलते हैं कि देखिए, हमने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन जो उस बॉडी के पास से सबूत मिले थे वो हमारे पास अभी भी हैं। अगर आप चाहते हो तो हम आपको दिखा देते हैं। जिसके बाद कुछ ऑफिसर्स एविडेंस रूम में गए और वहां से सबूत उठाकर फैमिली वालों के सामने रख दिए। वो खून के धब्बों वाली फुल स्लीव शर्ट, जूट बैग, प्लास्टिक वाले थैले और वो स्टील वाली तार। अब जैसे ही वो शर्ट और थैलियों को दिखाया गया, जो निधि शर्मा टकटकी लगाकर आराम से माहौल को देखे जा रही थी, उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद सच में उसका पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है। उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए और वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये शर्ट और ये बैग्स उन्हीं के हैं जो वो उस दिन घर से पहनकर और हाथ में लेकर निकले थे। तभी एसएचओ सुरेंद्र सिंह फैमिली वालों को गौर से देखने लगे। उन्हें अब पूरी फैमिली पर शक था। उसे शक तो हुआ, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर दुर्गा प्रसाद ने भी कहा कि हाँ, शायद ये मेरे बेटे की शर्ट हो सकती है। पुलिस ने कहा कि हाँ, हो सकता है ये भवानी की ही शर्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ना भी हो। सिर्फ कहने से कि ये बैग और शर्ट भवानी का ही है उसका नहीं हो जाता। इससे साबित नहीं हो जाता कि जो लाश उन्होंने जलाई है वो भवानी की है। पुलिस वालों को ठोस सबूत चाहिए थे। जिसके बाद भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक सबूत है। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि जो स्टील की तार आपको मिली है, उसके बेटे के चेहरे पर भी उसी जगह पर तार लगी थी, क्योंकि 11 साल पहले उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी चीक बोन यानी गाल की हड्डी टूट गई थी, तो इस हड्डी को वापस माथे की हड्डी से जोड़ने के लिए वो अपने बेटे को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टर शिव शंकर साहा ने ऑपरेशन के जरिए उस स्टील तार से उन दोनों हड्डियों को जोड़ा था। लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे, तो वेरीफाई करने के लिए दुर्गा प्रसाद ने पुलिस वालों को डॉक्टर साहब का नंबर दिया। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने उस घटना के बारे में वेरीफाई भी किया कि हाँ, ऐसा हुआ है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस तरह के स्टील का तार लगाने के लिए वो पूरे देश में एकमात्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। और उन्होंने यह भी बताया कि पूरे राजस्थान में अब तक उन्होंने सिर्फ 3 जानों को ही इस तरह की सर्जरी करके वो स्टील वायर लगाया है। डॉक्टर ने उन 3 पेशेंट्स की जानकारी भी शेयर की। अब पुलिस वालों के लिए काफी आसान हो गया था। पुलिस ने सभी पेशेंट से बात की, बस भवानी शंकर को छोड़कर बाकी सब जिंदा थे। और फिर यह साफ हो गया कि वो लाश जो पुलिस वालों ने जलाई थी वो भवानी शंकर की ही थी। लेकिन अब पुलिस वालों को यह पता लगाना था कि भवानी शंकर को आखिर कौन मार सकता है और क्यों। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस का पहला शक गया भवानी की बीवी के ऊपर, लेकिन पुलिस को यह भी लग रहा था कि वो इतने ऊंचे लंबे कद का और उसकी बीवी वो निधि बिल्कुल छोटे कद की थी, तो वो उसको कैसे चोट पहुंचा सकती है। और पुलिस को यह भी लगा कि निधि शर्मा अपने पति को इतनी बेरहमी से काट ही नहीं सकती, क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस ने फिर सारे परिवार के सदस्यों के साथ पूछताछ की, भवानी शंकर के परिवार से भी और निधि शर्मा के मायके से भी। सब एक दूसरे पर टूटने लगे, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। लेकिन एक बात जो सब कह रहे थे कि निधि और भवानी शंकर में हमेशा अनबन रहती थी और इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। और यह भी पता चला कि अक्सर निधि शर्मा का भाई यानी भवानी का साला उसे हमेशा कॉल करता था, यानी भवानी को, कि तुम मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे हो जीजा जी। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले तो निधि के भाई को निधि के मायके से उठाती है। पहले तो पुलिस निधि के भाई से साइकोलॉजिकल तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि बताओ तुम्हें क्या पता है, लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता है। जिसके बाद पुलिस निधि के सामने ही उसके भाई को बिठाती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है और उससे फिर से पूछा जाता है कि भाई साहब,
आपके अंदर जो कुछ भी है जल्दी से उगल दो, नहीं तो हम उल्टी करवाकर बाहर निकाल लेंगे। और शायद तुम्हें पता नहीं है, इससे बुरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद शुरू होती है उसकी खातिरदारी, और यह खातिरदारी देख सामने बैठी निधि शर्मा अपने भाई की ऐसी हालत देख टूट जाती है। और फिर जो निधि शर्मा ने एसएचओ सुरेंद्र सिंह को जो बताया, उसे सुन सुरेंद्र सिंह का गला सूख गया। निधि ने एसएचओ साहब से कहा कि सबसे पहले तो आप पानी पी लीजिए और मुझे भी एक गिलास पानी का ला दीजिए। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक एक बात सच है। हाँ, मैंने ही अपने पति भवानी शंकर का खून किया है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों और कैसे किया, तो निधि शर्मा अपने वो राज पुलिस के सामने उगलना स्टार्ट करती है, जिसका एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उसने बताया कि उसे शक था कि उसका पति अय्याशी करता है और वो अक्सर फ्लाइट पकड़कर दिल्ली और मुंबई के नाइट क्लब में जाता है और उसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। यह सिर्फ शक था, उसे कोई सबूत नहीं था उसके पास। और दूसरा शक यह था कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, तो उसे लगा कि वो सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस कहीं अपने परिवार वालों को ही ना सौंप दे। और इसी के चलते उसकी खोपड़ी ने भवानी शंकर को मारने का प्लान बनाया। और फिर वो बताती है कि कैसे उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसने बताया कि भवानी का ड्राइवर जो उसका दोस्त था, जिसका नाम है अशोक वैष्णव, निधि ने उसके साथ मिलकर घर में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। निधि ने अशोक को इस लालच में रखा कि जो गाड़ी मेरे पति ने तुम्हें फाइनेंस पर दी है वो उसकी सारी किस्तें माफ कर देगी और अलग से पैसा भी देगी। 26 अप्रैल 2003 शाम के 7 या 7:30 के बीच निधि ने भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिलाई, जिससे वो बेहोश हो गया। जिसके बाद अशोक को घर बुलाया, जो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया और फिर उसके बेहोश पति यानी अपने दोस्त को टेबल पर लेटाया और एक के बाद एक कुल्हाड़ी के जरिए 10 से 15 बार वार किया। लेकिन अभी भी भवानी मरा नहीं था। भवानी को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन अभी भी वो अधमरी हालत में था, जिसे देख अशोक ने भवानी के सर पर या कह लीजिए गर्दन पर 5 से 6 बार और वार किया, जिससे भवानी की गर्दन की हड्डी टूट गई। लेकिन अभी भी उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हुई थी, वो उसी के साथ चिपकी हुई थी। फिर भवानी की बीवी चाकू से धीरे धीरे सब्जी की तरह उसकी गर्दन को काटना शुरू करती है और उस गर्दन को काटकर धड़ से अलग कर देती है। सोचिए, ये बीवी कर रही है, वो भी अपने पति के साथ। लेकिन ऐसा करते ही भवानी के धड़ से मानो जैसे खून का गुब्बारा फूट गया, खून की पिचकारियां निकलने लगी। यह देख निधि भागकर जेरी कैन लाती है, कुछ उसी तरह का जिससे आप पानी पीते हो, प्लास्टिक का जो वाटर कैन होता है। और फिर निधि भवानी के एक एक खून की बूंद को निचोड़कर उस कैन को भरने लगती है। कैन अब धीरे धीरे भरने लगा। करीब 3 से 4 लीटर गाढ़ा खून उस कैन में जमा हो गया। लेकिन अभी भी उन दोनों को चैन नहीं आया। वो भवानी की बॉडी को बेसमेंट में ले गए। वहां उन्होंने भवानी के शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। जिसके बाद वो भवानी के सर को उठाकर छत पर चले गए, जहां निधि ने गैस को चालू किया और अपने पति का सर उठाकर गैस के बर्नर पर रख दिया और उसे पूरी तरह से जला दिया, कचूमर बना दिया, बिल्कुल किसी बैंगन के भरते की तरह। सबसे पहले सर के ऊपर वाले बाल आग पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे चेहरा। उस सर को बेरहमी के साथ जलाने के बाद उन्हें पूरी तरह से यह विश्वास हो गया कि अब उस सर को कोई पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद उन्होंने भवानी के कपड़े उतार एक अलग बैग में रख दिए। फिर उन्होंने सारा तामझाम यानी बॉडी, सर और कपड़े अपनी गाड़ी में डाले और जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने वो मर्डर वेपन यानी उस कुल्हाड़ी को एक बबुल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। वक्त हो चला था रात के करीब 2 बजे। निधि एंड अशोक भवानी की लाश को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। उनका प्लान तो यह था कि वो सर, धड़ और बाकी चीजों को बनास नदी में फेंक देंगे। लेकिन तभी अशोक ने देखा एक पुलिस की गाड़ी वो उन्हीं की तरफ आ रही थी, जिसे देख वो घबराया और उसने निधि को बताया, जिससे अब दोनों में हड़कंप मच गया। पुलिस के सायरन की आवाज सुन उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो भवानी की लाश को वहीं छोड़ भागने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक कुआं नजर आया। जिसके बाद उन्होंने धड़ को तो उस कुएं में फेंक दिया और उसके सर और कपड़ों को वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकते गए और उस खून से भरे 3-4 लीटर जेरी कैन को तो उन्होंने हटुंडी नाम की जगह पर जमीन में गाड़ दिया। जिसके बाद वो दोनों घबराए हुए वापिस किशनगढ़ आ गए। ये सब कुछ निधि पुलिस वालों को बता रही थी और उधर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो रहे थे और भवानी के पिता और मां का तो बुरा हाल होए जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने निधि से उस मर्डर वेपन के बारे में पूछा, तो उसने उसको ढूंढने में पुलिस की मदद की। और वहीं दूसरी ओर कुछ और सबूत ढूंढने के लिए एक पुलिस की यूनिट भवानी के घर पर पहुंचती है। वहां उन्हें एक डायरी मिलती है जो कि भवानी शंकर शर्मा की ही थी। भवानी को अपने दिनचर्या लिखने की आदत थी। अब ध्यान से सुनना,
क्योंकि जो उस डायरी में लिखा हुआ था उसे सुन आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे, मानो जैसे खुद भवानी पुलिस की मदद कर रहा हो। जब पुलिस ने उस डायरी को चेक किया तो पुलिस को पता चला कि भवानी की बीवी उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार मार रही थी, मेंटली टॉर्चर करके। भवानी शंकर की डायरी ने निधि को लेकर कई खुलासे किए। डायरी के पेज नंबर 134, 15 मई सन 2002, भवानी ने लिखा, सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने मना किया लेकिन वो घर से जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए अदालत के नंबर लिए, उसके सामने फोन भी लगाया। मुझे पता था कोर्ट में दोपहर के 1 बजे तक ही काम होता है, तो मैंने जानबूझकर टाइम जाया किया। दोपहर के 1 बजे हम कोर्ट पहुंचे, तब तक कोर्ट बंद हो चुका था। निधि ने वकील के पास जाने की जिद की। हम वकील के पास गए और वकील को तलाक के पेपर्स रेडी करने को कहा। उस वकील ने हम दोनों को बहुत समझाया। इसके बाद निधि पीछे मुड़ी और एक मोटरसाइकिल पर जयपुर की ओर रवाना हो गई। मैंने उसे खूब ढूंढा लेकिन उसका कोई आता पता नहीं चला। जब घर पहुंचा तो पता चला कि निधि ने चाय बनाने वाली महिला को कहा था कि मेरे दोनों बच्चों को घर में अंदर बंद करके गेट लगा देना, जिसके बाद वो रात के 11 बजे घर लौटी थी। पेज नंबर 139, 20 मई सन 2002। निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव को लेकर उसके मायके वालों को क्यों बताया। निधि ने मुझसे कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसी दिन के पेज में ये भी लाइन लिखी हुई थी, उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और अपने सभी स्टाफ को बाहर निकाल दूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाएगी। पेज नंबर 154, 4 जून सन 2002। इस पेज पर भवानी शंकर लिखते हैं, मुझे डर है, मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में ऐसा क्या मिलाती है, आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी है। मतलब भवानी को यह पता था कि उसकी बीवी उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता निभाता गया और सहता गया, शायद उन 2 मासूम बच्चों के लिए, क्योंकि एक बाप ही ऐसा कर सकता है। जब पुलिस वाले उस डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचे तो उन्हें पानी के सूखे हुए दाग मिले। शायद वो भवानी के आंसू थे जिन्हें वो रोक नहीं पाया। अब डायरी के पन्ने भी निधि के खिलाफ सबूत बन गए थे, जो कि अब पुलिस वालों को चीख चीख कर बता रहे थे, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। और अब ये डायरी कोर्ट में एक एविडेंस का काम करने वाली थी। निधि और उसके क्राइम पार्टनर अशोक को उम्र कैद की सजा हुई। निधि ने सबूतों को मिटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था एक स्टील का तार उसे शिकंजे की तरह जकड़ लेगा। बच्चों की कस्टडी उसके दादा दादी को सौंप दी गई और बिजनेस बढ़िया फलता फूलता गया। लेकिन अब 21 सालों बाद निधि शर्मा अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ चुकी है, यानी 2024 इसी साल। क्योंकि अब उसने अपनी सजा काट ली है तो वो एक फ्री सिटीजन ऑफ द कंट्री है और अब उसका अपने खुद के बच्चों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। वो प्रॉपर्टी जो उसके पति की थी, जिसका उसी ने कत्ल किया था, और फिर उसी पति की प्रॉपर्टी के लिए अपने बच्चों के साथ केस लड़ रही है।